Hello, myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today, I will discuss about an interferometer. This is my third lecture. This topic is useful for UG Semester 2, paper CC4. So, in Michelson interferometer, today we will discuss about the idea of homofringage. These are the contents. First I will discuss about circular fringage, therefore localized fringage, and last white light fringage. Idea of form of fringage. In this topic, first we will discuss about circular fringage. So, when the mirrors M1 and M2 are exactly parallel to each other, circular fringes are produced with the monochromatic light. The origin of the circular fringes can be understood as follows. तो बोलने का मतलब है सर्कुलर फ्रिंजेज ये हम लोग को कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो जब मान लीजिए M1 और M2 ये एग्जैक्टली एक दूसरे का पैरेलल होगा तो उस केस में क्या होगा, हमको सर्कुलर फ्रिंजेज प्राप्त होगा। तो इसका जो ओरिजिन होगा जो सर्कुलर फ्रिंजेज का, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको ये जो पॉइंट है इसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं। सो if we look into the instrument from T, we see that one of the intersecting beam come from M1 and other beam appears to come from the virtual image M2 days. तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये टेलीस्कोप T है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमको क्या पता चलता है कि ये एक बीम यहाँ से आ रहा है और एक बीम क्या हो रहा है M2 से आ रहा है, जहाँ पर हमको ये जो वर्चुअल इमेज है M2 डेज यहाँ से बीम आता हुआ हमको नजर आता है। नेक्स्ट है द सिचुएशन इज सिमिलर टू एन एयर फिल्म इनक्लोज बिटवीन मिरर्स M1 एंड M2 विद द डिफरेंस दैट इन द केस ऑफ ए रियल फिल्म बिटवीन द टू सरफेसेस। तो अगर मान लीजिए हम एयर को लें या फिर कोई रियल फिल्म लें तो दोनों ही केस में क्या होगा, हमको सेम सिचुएशन देखने को मिलता है। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, पर इस केस में जो है हमको केवल दो ही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इफ द टू आर्म्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर आर इक्वल इन लेंथ, M2 days coincide with the mirror M1। अगर मान लेते हैं ये जो M1 और M2 है ये दोनों आर्म जो है, मतलब ये M1 और ये M2 डेज ये अगर मान लीजिए कोइंसाइड करता है, मान लीजिए कोइंसाइड बोलने का मतलब है कि ये जो है कि एक ही मतलब सेम पॉइंट हो, तो उस केस में क्या होगा, ये जो है वो वैसा मतलब कब कंडीशन होगा, जब दोनों का जो है लेंथ हमको क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट है M2 डेज एंड M1 डू नॉट कोइंसाइड। तो अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि M1 और M2 डेज ये जो है एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता है, तो किस केस में कोइंसाइड नहीं करेगा, तो वो कब होगा, जब इसमें जब कुछ डिस्टेंस हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, जिसको हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि M2 डेज बाई M2 डेज इंटू M1 इज इक्वल टू D है। नाउ if a light ray come from a point S and is reflected by both M2 dash and M1, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई सोर्स है S, यहाँ से अगर सोर्स आता है, सोर्स से कोई लाइट आता है और वो M2 dash और M1 से अगर वो रिफ्लेक्ट होता है, तो द ऑब्जर्वर विल सी टू वर्चुअल इमेज S1 ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट M2 dash एंड S2 ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट M1। तो जब हम ये टेलीस्कोप की सहायता से यहाँ से देखते हैं तो हम लोग को मतलब कोई भी ऑब्जर्वर हो उसको क्या होता है, दो वर्चुअल इमेज देखने को मिलता है, एक M1 के चलते और एक M2 डेज के चलते। द वर्चुअल इमेजेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2D, और दोनों वर्चुअल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2D होता है। इफ द ऑब्जर्वर लुक्स इनटू द सिस्टम एट एन एंगल थीटा, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है वो क्या है, थीटा एंगल से उस सिस्टम को देख रहा है, तो उस केस में अगर हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 2D cos थीटा।
नेक्स्ट है द लाइट दैट कम्स फ्रॉम M2 एंड गोज टू T अंडरगोज रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन एंड देयरफॉर ए फेज चेंज occurs। तो जब हम देखते हैं कि जो लाइट है वो M2 से आता है और हम लोग उसको T से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन होता है और ये हमको क्या होता है, हमको फाई जो है फेज का, पाई पेज का है ना, फेज का ये हमको चेंज हमको दिखाई पड़ता है। इन व्यू ऑफ दिस द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स कैन बी रिटेन एज, और हम देखते हैं कि दोनों जो बीम है दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो डेल इज इक्वल टू 2d cos थीटा प्लस लेमडा बाई 2 होता है। द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ब्राइटनेस, और जो हम लोग को ब्राइट फ्रिंज है उसको हम लोग जो प्राप्त करते हैं उसके लिए जो कंडीशन होता है वो होता है 2d cos थीटा प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू m लेमडा, जहाँ पर m का वैल्यू है 0 1 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो बोलने का मतलब है जैसे जैसे हम 0 1 2 3 ऐसे करके वैल्यू बैठाएंगे तो हमको ब्राइट फ्रिंज हम लोग को मिलेगा। फॉर ए गिवन मिरर separation d, a given wavelength lambda and order m, एंगल थीटा इज ए कांस्टेंट। और हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए डी सेपरेशन है, वेवलेंथ लेमडा है और ऑर्डर एम है, तो हमको जो एंगल मिलता है वो थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस मीन्स दैट द फ्रिंजेज आर ऑफ सर्कुलर शेप, और इससे हमको ये पता चलता है कि जो फ्रिंज है वो क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है। दे आर ऑल्सो कोल्ड फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज इक्वल इंक्लिनेशन वाला भी बोलते हैं। इन द केस ऑफ मिरर M1 कोइंसाइड विद द वर्चुअल इमेज M2 डेस, अगर मान लीजिए हम ये माने कि M1 जो मिरर है वो वर्चुअल इमेज M2 डेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यानी कि D बराबर क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स द पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग बीम्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। Consequently, we obtained a minimum at the coincidence position and the center of the field will be dark as shown in फिगर। और अगर मान लीजिए हम डार्क फ्रिंज है उसको कैसे प्राप्त करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इफ वन ऑफ द मिरर इज नाउ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस लेमडा बाई 4, अगर मान लीजिए हम मिरर को लेमडा बाई 4 डिस्टेंस में मूव करते हैं तो द पाथ डिफरेंस चेंजेज बाई लेमडा बाई 2, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है लेमडा बाई 2 हुआ और यहाँ पर हमको क्या हुआ, मैक्सिमम ऑब्टेंड हुआ यानी कि ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेंड हुआ। अब उसी तरह से हम सिमिलरली अगर मान लीजिए मिरर को और मूव करें लेमडा बाई 4 तो फिर हमको मिनिमम ऑब्टेंड होगा। फिर अगेन हम इसी तरह से लेमडा बाई 4 फिर से मूव करें तो हमको मैक्सिमम होगा। इस तरह से हमको आगे ऐसा फ्रिंज जो है एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम मिलता जाएगा। Therefore, a new ring appears in the center faster than ring already present disappear the periphery। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो नया रिंग अपियर हो रहा है इसके सेंटर में वो मतलब उससे मतलब क्या होता है, फास्टर होता है, जो ऑलरेडी रिंग वहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, उसका डिसअपियर जो हो रहा है उससे। तो एंड और क्या होता है, द फील्ड बिकम्स मोर क्राउडेड विथ थिनर रिंग्स, और जो फील्ड होता है वो ज़्यादा मतलब क्राउडेड होता है वहाँ पर थिनर रिंग के अलावा। कन्वर्सली एज डी इज मेड स्मॉलर, और जैसे ही हम डी को स्मॉलर करते हैं मतलब डी जो दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसको अगर हम कम करते हैं तो रिंग क्या होता है वो कॉन्टैक्ट होता है और सेंटर में क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब है लोकलाइज फ्रिंजेज। व्हेन द मिरर्स आर टाइटल्ड दे आर नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मान लीजिए हम मिरर को इस तरह से रखते हैं कि वो जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं हो, तो देयर फॉर द मिरर्स M1 एंड द वर्चुअल इमेज M2 डेस आर नॉट पैरेलल। तब हम यहाँ जो देखते हैं ये मिरर M1 और ये जो है इमेज वर्चुअल इमेज M2 डेस, ये क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल नहीं होता है। तो इन दिस केस the air path between them is wedge shaped and the fringes appears to be straight। तो यहाँ पर जो है जो दोनों के बीच में जो एयर पाथ है वो क्या होता है, वेज शेप्ड का होता है और हमको इस तरह से स्ट्रेट फ्रिंज हम लोग को मिलता है। इफ़ वन ऑफ द मिरर्स इज मूव्ड, अगर मान लीजिए कोई एक मिरर को मूव करते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, M2 डेज को मूव कर रहे हैं तो द फ्रिंजेज मूव अक्रॉस द फील्ड। तो ये जो फ्रिंज है वो
फील्ड के क्रॉस में क्या होता है, मूव करता है। द पोजिशंस ऑफ एनी पार्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज एज इज टेकन अप बाय द वन नेक्स्ट टू इट। और जो पोजीशन होता है कोई भी पार्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज एज का, वो उसको लिया जा सकता है उसके नेक्स्ट से। फिर उसके बाद है द फ्रिंजेज कैन बी काउंटेड एज द पास अ रेफरेंस मार्क। और जो फ्रिंज है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं जैसे ही वो क्या होता है, रेफरेंस मार्क्स को पार करता है। इफ एम फ्रिंजेज मूव्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू, अगर मान लीजिए एम फ्रिंजेज मूव करता है फील्ड के क्रॉस में, जब m1 मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस d, मतलब m1 जब d डिस्टेंस में मूव करता है, तो उस केस में हम d का वैल्यू m लेमडा बाई 2 निकालते हैं, और जहाँ पर लेमडा बराबर क्या हो जाता है 2d बाई m। इस तरह से हम क्या हो सकता है, वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट फ्रिंजेज, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज। Instead of a monochromatic source, if a white light source is used, a few colored fringes with a central dark fringe can be observed. अगर मान लेते हैं हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को नहीं लेते हैं, उसके अलावा कुछ दूसरा सोर्स लेते हैं, इफ ए व्हाइट लाइट सोर्स इज यूज्ड, अगर मान लीजिए हम व्हाइट लाइट सोर्स का यूज करते हैं, तो उस केस में हमको कुछ कलर का फ्रिंज मिलेगा, और उसमें जो सेंटर होगा, सेंटर में हम लोग को क्या होगा, डार्क फ्रिंज को हम लोग देखेंगे। इन ऑब्जर्विंग दीज फ्रिंजेज द मिरर्स आर स्लाइटली टाइटल्ड एज फॉर लोकलाइज्ड फ्रिंज। और इन दो फ्रिंज को हम ऑब्जर्व करके हम ये देखते हैं कि जो मिरर है, द मिरर आर स्लाइटली टाइटल्ड एज फॉर लोकलाइज्ड फ्रिंज, एंड द पोजिशन ऑफ m1 इज फाउंड वेर इट इज इंटरसेक्ट्स m2 डैश। और जो m1 का पोजिशन हम लोग वहाँ पाते हैं जब ये क्या है, m2 डैश से इंटरसेक्ट करता है। दिस पोजिशन इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड विथ व्हाइट लाइट। और ये जो पोजिशन है ये प्रायः हमको डिफिकल्ट होता है व्हाइट लाइट में प्राप्त करने का। The position can best be located with monochromatic light when the fringes become straight। और ये जो है हम लोग इसका जो पोजीशन है इसको अच्छी तरह हम मोनोक्रोमेटिक लाइट में ही हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। जब व्हाइट लाइट लेते हैं तो हमको ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Then a very slow motion of M1 in this region using white light will bring the fringes into view। और क्या होता है उसके बाद बहुत स्लो मोशन होता है, मतलब बहुत ही स्लो मोशन होता है M1 का इस रीजन में, जब हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को यूज करेंगे और ये जो फ्रिंज होगा हम लोग को दिखेगा। When a central dark fringe is surrounded by 8 to 10 colored fringes on either side of object, और हमको क्या होगा, जब तभी देख सकते हैं इस ये फ्रिंजेज को जब क्या होगा, सेंट्रल डार्क फ्रिंजेज जो है वो 8 या 10 कलर फ्रिंजेज मतलब उसके दूसरे साइड में होगा। दिस फ्रिंजेज आर यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो पाथ डिफरेंस। और ये जो है इस फ्रिंज को हम लोग यूज करते हैं जब हमको जीरो पाथ डिफरेंस को निकालना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे फ्रिंज बनता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, जब हम मिरर्स को मूव कराते हैं, और जब अगर मान लेते हैं कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को नहीं लेते हैं और वाइट लाइट को लेते हैं, तो हम ये अलग अलग टाइप का जो फ्रिंज है वो बनता है, तो उसको हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे।